ने बताया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम युद्ध में। हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़े हुए थे उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग जो है सो इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला नंबर सवाल को देखिए, कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। इसमें से देख करके बताना है कौन सा रेशनल नंबर नहीं लिखा है। पहला ऑप्शन है 0.2354। बताइए कि क्या ये जो संख्याएं लिखी गई है परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। ये जो संख्या लिखी गई है शांत दशमलव के रूप में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में है, और जो संख्याएं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में होती है वे परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जो संख्याएं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के रूप में है वे संख्याएं परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर्स होती है। दूसरा ऑप्शन आपको सामने मैंने लिखा है 3.456 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये जो भी संख्या लिखी गई है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, अशांत आवर्ती दशमलव है, और जो संख्याएं अशांत आवर्ती होती है वे सभी की सभी परिमेय संख्या होती है। तीसरा ऑप्शन लिखा है 13.4545। ये भी जो संख्याएं लिखी गई है शांत दशमलव के रूप में लिखी गई है, और जो शांत दशमलव की संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या होती है। तीसरा ऑप्शन देखिए लिखा है 0.32 फिर 322 फिर 3 फिर 32। ये जो संख्याएं लिखी गई है ये जो संख्याएं लिखी गई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के रूप में लिखी गई है, अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में लिखी गई है। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं वे परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए एक का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 2 नंबर कहता है कि एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बात सत्य है। अपरिमेय संख्या जो होता है दशमलव रूप से शांत होता है? बिल्कुल नहीं होता है। जो अपरिमेय संख्या होती है वे दशमलव रूप से अशांत अनावर्ती होती है। कौन सी होती है? जो अपरिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। यानी कि अशांत अनावर्ती को अंग्रेजी में बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, और इसको अशांत अनावर्ती बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, कहता है कि एक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है जबकि q एक पूर्णांक है। देखिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होता है, एक बात जान लीजिए, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक हमेशा 2q के रूप में होता है। 2q के रूप में होता है। कोई भी धनात्मक जो एक क्या बोलते हैं समपूर्णांक जो होता है वो हमेशा 2 के फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए 4 नंबर सवाल कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत के सेंस में होता है कि जिस फ्रैक्शन का जो हर होता है डिनोमिनेटर होता है वह 2/5 के फॉर्मेट में लिखा हो, 2x5 के रूप में लिखा हो, उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। तो ये जो संख्या लिखी गई है 64/455, तो 64/455 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 91 पचे होता है 455, और 91 को हम लोग लिख सकते हैं 13x7। इसमें 5 के अलावा 13 और 7 उपस्थित है, इसलिए 64/55 जो है सो दशमलव प्रसार नहीं होगा। अगला ऑप्शन है 3/160। देखिए 160 का अगर हम लोग क्या करते हैं प्रसार करते हैं तो 160 को हम लोग लिख सकते हैं 80 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16x5, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2 का पावर 4 × 5 × 2 लिखा जा सकता है, और 2 का पावर 5 जो है सो गुणे 2 का पावर 5 गुणे 5 32 बचे भी 180 होता है। यानी कि 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा इसमें किसी भी प्रकार का संख्या नहीं है, इसलिए 3/160 जो होगा शांत दशमलव हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि ए का और 1 का आपको महत्तम समापवर्त बताना है, एलसीएम मौसा बताना है। तो 1 और 1 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। देखिए प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वह होता है n² के बराबर होता है। तो ऐसे सवाल में कहता है कि बताइए 20 को विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसलिए दिए गए प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे मैं कहता हूँ 7 नंबर सवाल बताइए। 7 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप। देखिए कोई भी परिमेय संख्या जो लिखा रहता है p/q के रूप में लिखा रहता है, जहाँ q जो है सो 0 के बराबर नहीं होता है, ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और इसका जो आंसर होगा 7 का ए हो जाएगा। अगला संख्या 8 नंबर आपको कहा जाता है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है। 2 रेशनल नंबर को जोड़ने पर हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलता है। 9 नंबर सवाल में कहता है कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो अर्थमेटिक का बेसिक प्रमेय होता है, आधारभूत फंडामेंटल जो थ्योरम होता है उसके अनुसार क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती है उसके अनुसार प्रत्येक जो भाज्य संख्याएं लिखी जाती है, प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर
लिखा जाता है उस कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा एक प्राइम नंबर होता है या फिर से जो सो अभाज्य संख्या होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 9 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं, बताइएगा 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर सवाल कहता है कि हम लोगों को ये बताना है कि 272 और 148 का महत्तम समापवर्ती कितना होगा, मौसक कितना होगा। तो ये जो 272 लिखा है इसको हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं और जब 272 का जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 68 चौका होता है 272, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 68 लिख सकते हैं। अच्छा 4 इंटू 68 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 4 गुणे जो है सो कितना लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं। यानी कि 16 गुणे 17 हो जाएगा 68, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 चौका 16 गुणे 17 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 148 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 148 को हम लोग लिख सकते हैं 37 चौका 148, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 37 चौका 148 होगा। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी एक बार 4 मिल रहा है, यहाँ पे भी एक बार 4 मिल रहा है। तो 272 और 148 का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। अगला प्रश्न आपके सामने मैं लिखता हूँ और अगला प्रश्न आपके सामने 11 नंबर का सवाल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल कहता है कि 4052 और 420 का महत्तम समापवर्त निकालना है। ये सवाल लिखा है 4052, तो देखिए जब 4052 का जब हम फैक्टर करेंगे ना तो हो जाएगा 4 गुणे 1000 13 हो जाएगा, 1000 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 1013 हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम 420 को लिखते हैं इसके रूप में तो ये हो जाएगा कितना, 7 छक 42, 60 को लिखा जा सकता है 4 तिया 12, 420 को लिख सकते हैं 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 सत्ते 420, यानी कि इसको हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन 4 कॉमन आ रहा है, इसलिए 4052 और 420 का जो एचसीएफ होगा जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं वह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए कहता है कि 420 का, किसका, 420 का अगला सवाल कहता है कि 12 नंबर का सवाल देखिए, कहता है कि 420 और 130 के एचसीएफ निकालिए। तो 420 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 420 और 130 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना जाएगा, 10 आएगा और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी तरीके से अगला नंबर सवाल 13 नंबर कहता है कि 96 का और 404 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना। तो देखिए हमको एलसीएम निकालना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। 96 और 404 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देख लेंगे कि किस ऑप्शन में एचसीएफ 4 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है उसमें ही एचसीएफ 4 है, इसलिए हम लोग इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 9696 आ जाएगा और एचसीएफ जो है सो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरीके से अगला प्रश्न आपके सामने, ये जो सवाल है बहुपद से है, पोलिनोमियल से सवाल कहता है कि x यदि x + 2 बहुपद x² + ax + 2b का एक गुणनखंड हो तथा a + b का मान 4 हो तो a और b का मान। देखिए अगर मैं कहता हूं कि अगर x + 2 किसी भी बहुपद का एक गुणनखंड है तो x + 2 जो होगा शून्यंक होगा और x + 2 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -2 आएगा और x का मान -2 उस बहुपद में रखेंगे तो उस बहुपद को 0 कर देगा। तो बहुपद जो है सो लिखा है x² + का ax + का 2b बराबर हमको 0 कराना है। अब बताइए x की जगह पे -2 है तो यहाँ पे रख देंगे -2² प्लस a इंटू माइनस का 2 लिखेंगे प्लस का हो जाएगा 2b बराबर 0। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, माइनस का 2a होगा, प्लस का जो है सो 2b बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से a प्लस -1 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस का 2b बराबर हो जाएगा 4, 2a माइनस का 2b, सॉरी यहाँ पे जो है सो कितना होगा 2a माइनस का 2b हो जाएगा, 2a माइनस का 2b बराबर हो जाएगा 4। दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस b बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। ए इक्वेशन 2 मिल गया तो दो इक्वेशन मिल गया, एक मिल गया a माइनस b का मान 2 आ गया और a प्लस b का मान जो है सो 4 आ गया। जब इसको हल कराएंगे तो b से b खत्म होगा, a में a को जोड़ेंगे 2a, 4 और 2 6, तो a का मान जो है सो 3 आ जाएगा और b का मान जो है सो 1 आ जाएगा। तो सवाल पूछा है कि 3b ऑप्शन नंबर 1 है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा। अगला 15 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि अगर कोई द्विघात बहुपद आपको दिया गया है, कोई द्विघात बहुपद 2x² प्लस का 5x प्लस का -3 है, -3 के शून्यंक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अगर कोई द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लिखा हो और उसके 2 मूल या 2 शून्यक जो है सो अल्फा और बीटा हो, उस स्थिति में अल्फा प्लस बीटा जो है सो बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। यहाँ पे b का मान 5 है, माइनस लगाएंगे तो -5/2 होगा और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपके सामने एक बहुपद लिखा है k - 1 इंटू का x²
प्लस का के एक्स प्लस का 1 के शून्यक एक -3 एगो शून्यक है, तो x के जगह पे अगर -3 को रखेंगे तो पूरे बहुपद को 0 के बराबर करेगा, तो -3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9 के माइनस का 9 और यहाँ पे -3 रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 के प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0। 9 के में से 3 के को घटाएंगे तो हो जाएगा 6 के माइनस का 8 बराबर होगा 0 और के का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3 और 4/3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे जो समीकरण लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 5 का आलेख कैसा होगा, तो देखिए ये एक सरल रेखा होगा। सरल रेखा का जो बहुपद आलेख मिलता है वो होता है ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो होता है, यह एक सरल रेखा का आलेख होता है। एक स्ट्रेट लाइन का अगर हम लोग समीकरण लिखते हैं, एक सरल रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c के बराबर 0 होगा, तो यह एक सरल रेखा होगा और 17 नंबर का जो है सो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर आपसे पूछा गया है कि एक बहुपद fx, कोई एक बहुपद fx जो है वह बराबर दिखाया गया है आपको 2x³ माइनस का 3kx² प्लस का 4x माइनस 5 के मूलों का योगफल 6 है, तो के का मान बताइए। देखिए मूलों का योगफल अगर हमसे पूछा गया है अल्फा प्लस यहाँ से लिखा गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपको ध्यान में रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चूंकि ये जो बहुपद लिखा गया है वो त्रिघातीय बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं, और त्रिघात बहुपद में जो मूलों की संख्या मिलती है वो 2 मिलती है, तो ये जो है सो बराबर होता है -b/a के, तो यहाँ से -b का मान निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3k/2 और इसका जो बहुपद का कितना दिया है 6 दिया है, तो यहाँ से हल कराएंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, के का मान जो है सो 4 के बराबर हो जाएगा, तो 18 का जो सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो जाएगा। अगला 19 नंबर सवाल कहता है कि यदि AQ डज नॉट इक्वल टू BQ हो तो समीकरण AX प्लस BY बराबर C एवं PX प्लस QY बराबर R के हल होंगे। देखिए क्या है, इस सवाल में कहा गया है कि जो AQ है, आपको बता देते हैं, सवाल में कह रहा है कि जो AQ है वह बराबर नहीं है किसके, BQ के। AQ बराबर नहीं है BQ के, तो हमसे पूछा गया कि इसके हल होंगे। तो देखिए पहला होता है कि A/P जो होगा वो बराबर है किसके, B/Q के, और AQ और AQ और BP बराबर नहीं है, मतलब इसका जो है सो अद्वितीय हल होता है, या फिर से जो है सो एक हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, तो 19 का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बात आपको ध्यान में रखनी है क्या, कि अगर कहीं पे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो उस दिए गए रैखिक समीकरण का, उस दिए गए बहुपद का जो है सो दिए गए समीकरण का जो हल होता है वह एक होता है, या फिर से जो है सो अद्वितीय होता है, और जिसका आलेख जो मिलता है वह प्रतिच्छेदी मिलता है। ये भी बात आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगर कोई समीकरण का हल अद्वितीय है या फिर से एक है तो उसका जो आलेख मिलता है, ग्राफ मिलता है, वो प्रतिच्छेदी मिलता है, और इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है सो क्या मिलते हैं, हल मिलते हैं। और इसकी कंडीशंस क्या होती है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के जो है सो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने मैं लेता हूं। अगला प्रश्न आपको जानना है, अगला प्रश्न आप देखिएगा 20 नंबर का प्रश्न है शायद से, और 20 नंबर में कहता है कि बताइए, 20 नंबर सवाल आप देखिए और बताना है आपको 20 नंबर में कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस 4y बराबर 12 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। अभी मैं आपको बता रहा था कि यही चीजें आपको मैं बता रहा था क्या होती है, फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। अगर कोई दो समीकरण लिखा है, अगर जहां पे A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो उसका जो आलेख मिलेगा वो प्रतिच्छेदी मिलेगा और उसका एक हल होगा। अगर कहीं पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के फॉर्मेट में रहेगा, तब उस समीकरण का जो आलेख मिलता है वह कैसा मिलता है, संपाती मिलता है। कैसा मिलता है, संपाती मिलता है, और उसके जो है सो अनेक हल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। और तीसरा कंडीशन जो है सो मिलता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब इसका जो है सो एक भी हल नहीं मिलेगा और इसका जो ग्राफ मिलता है वह समानांतर मिलता है या फिर से जो है सो पैरेलल मिलता है। अब देखेंगे कि इन तीनों कंडीशंस में किस कंडीशन पर जो है सो फिट बैठता है। तो पहला आपके सामने लिखा है x प्लस 2y बराबर का 4, और दूसरा लिखा है 2x प्लस का 4y बराबर का 12। तो अब इसका कंपेयर कराते हैं, तो 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 और बराबर नहीं होगा 1/3 के। तो अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई भी हमको मिलता है तो उस समीकरण का हल जो होगा वो कैसा होगा,
समानांतर होगा या फिर से जो सो पैरेलल होगा। तो 20 का जो आंसर होगा वह बेसिकली कितना होगा, a1/a2। देखिए आप x 1/2 है और 2/4 1/4 है और -1/3 नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो 20 का जो आंसर होगा वह 20 का जो आंसर होगा समानांतर होगा, नहीं कि प्रतिच्छेदी होगा। यहाँ पे अलग सवाल लिखा गया है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे समानांतर ही आंसर होगा। ठीक है, हमने इसका जो सही जवाब होगा कौन सा होगा, समानांतर होगा। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। हाँ, यहाँ पे सवाल था। चलिए आगे जो है सो आपसे मैं सवाल पूछ लेता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें एक हल होगा। 20 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पे है। 20 नंबर सवाल यहाँ पे है। देखिए 20 नंबर सवाल कहता है कि 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 है और px माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 है का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर होगा, तभी अद्वितीय हल मिलता है या फिर से जो सो एक हल मिलता है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर मिलता है। अब a1 का मान यहाँ से देखेंगे तो a1 का मान जो सो कितना होगा, 6 होगा, और a2 का मान अगर आप निकालिएगा तो a2 का मान यहाँ से p होगा। ये बराबर नहीं होगा किसके, -2 के बट्टा जो होगा किसके, -1 के। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और तो इसको कैंसिल कराएंगे तो 3, तो p का जो मान होगा वो कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा, इसलिए इसका सही जवाब जो कितना होगा, a हो जाएगा। p डज नॉट इक्वल टू 3 के बराबर होगा। अगला प्रश्न आप देखिए 21 नंबर का आता है कि यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल होगा तो उसके जो ग्राफ मिलते हैं वो संपाती मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, संपाती मिलते हैं। और जो संपाती मिलता है तो उस समीकरण का निकाय कैसा होगा, वह जो है सो आश्रित होता है। कैसा होता है, आश्रित होता है। ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि समीकरण निकाय क्या कहलाता है। अगर उसका जो है सो एक हल मिलेगा तो उसको हम लोग संगत बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, संगत बोलते हैं। अगर जो है सो हमारा संपाती होगा तो उसको आश्रित बोलते हैं। अगर समानांतर होगा तो उसको अविरोधी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विरोधी बोला जाता है, या फिर से जो ये चीजें, तो ये चीजें भी आपसे जो है सो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आई बात समझ में। अगला प्रश्न आपके सामने मैं लेता हूं। अगला प्रश्न आपको चीजें क्लियर करनी है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइएगा। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले करा दिया था इस सवाल को। अब जो है सो हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। किसी वर्ग कक्ष में 20 विद्यार्थियों हो तथा उनमें से प्रत्येक 10 विद्यार्थियों की लंबाई 150 है और 6 विद्यार्थियों की लंबाई 142 सेंटीमीटर है तथा अंतिम 4 की लंबाई 132 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग कक्ष के कुल विद्यार्थियों की माध्य ऊंचाई जो है सो क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए इस सवाल को लगाने का सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। मैंने जब आपको औसत चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को जो है सो बहुत ही शॉर्ट वे में जो है सो सवाल को मैंने हल करवाया था। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाने का जो सो क्या किया था, प्रयास किया था। अब देखिए क्या है सवाल को मैं बताता हूँ। जैसे कि सवाल आप देखिए, सवाल नंबर 21 है। सवाल में कहता है कि एक क्लास है जिस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या जो है सो कितनी है, 20 है। उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, जिनमें से प्रत्येक 10 विद्यार्थियों की लंबाई 150 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 विद्यार्थियों की लंबाई, ऐसे बता देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि 10 विद्यार्थियों की लंबाई जो है सो कितनी है, 150 है। 10 विद्यार्थियों की लंबाई 150 है। फिर क्या होता है कि 6 विद्यार्थियों की जो लंबाई है वो कितनी है, 142 है। 6 विद्यार्थियों की लंबाई 142 है और अंतिम 4 की जो लंबाई है, अंतिम 4 की लंबाई जो सो कितनी है, 132 है। तो हम लोगों को बताना है कि ऑल ओवर कितने विद्यार्थी। देखो इसको हम लगाने का आपको शॉर्टकट तरीका बताए थे, एज्यूम करके। हम अपने से मान लेते हैं किसी भी विद्यार्थियों का औसत जो है सो कितना है, औसत जो हाइट है वो कितना है, 140 है। ये सही नहीं होगा लेकिन मान लेते हैं 140। अब देखेंगे कि 140 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। कितने पर, 10 पर। इसलिए जो है सो टोटल ऑल ओवर कितना ज़्यादा हो जाएगा, 100 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि 40 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कितने पर, 6 पर, तो ये हो जाएगा 12 ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद से 40 से कितना कम है, 8 कम है। 140 से 8 कम है, कितने पर, 4 पर, तो 8 चौका 32 ही कम हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 को घटा देंगे, तो 112 में से 32 घटाएंगे। तो आप इसको करिए ना, यहाँ से इसको आप क्या कर सकते हैं,
मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 112। 112 में से मैं क्या करता हूँ कि 32 को घटा लेता हूँ। तो 112 में यहाँ पे लिख देता हूँ, 112 में से जब हम 32 को घटाएंगे तो 2, 11 में से 3 गए 8। 80 विद्यार्थी जो है सो 80 सेंटीमीटर हाइट ज़्यादा हुई, कितने विद्यार्थी पर, 20 पर, इसलिए 20 चौका 80, यानी कि हमने जो माना हुआ है उससे जो होगा 4 सेंटीमीटर जो है सो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। हमने जो माना है उससे 4 सेंटीमीटर अधिक होगा और इस प्रश्न का सही जवाब होगा 144 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सवालों को जो सो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मैं लिखता हूं। अगला सवाल कहता है कि बताइए कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने को बोला गया है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका 4 है तथा बोला गया है क्या, बोला गया है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका 4 है तथा x जो है सो 0 के बड़ा है, तो x का जो है सो क्या करना है, मान बताना है। ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आरोही क्रम में निकालने पर या तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या फिर से जो है सो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा कौन सा नंबर लिखा है। ठीक है, तो सबसे छोटा जैसे जैसे छोटा लिखा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग सजा लेंगे। फिर उसके बाद से देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, और नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेने के बाद से अगर n जो है सो ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगा, तब हम लोग उसको उसके हिसाब से क्या करते हैं, बना लेते हैं।